चलिए बातें बंद। गुड आफ्टरनून सबको। बीएनएस वाला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं जी, भारतीय न्याय संहिता, जिसमें ऑफेंसेस बताए गए हैं। काफी सारे ऑफेंसेस हमने पढ़ लिए। अब लास्ट की दो कैटेगरीज बची हैं ऑफेंसेस की। पहला, फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जो डीड्स तैयार की जाती हैं गलत तरीके से, या अगर प्रॉपर्टी को, ठीक है जी, सेल किया जा रहा है या डील किया जा रहा है कम अमाउंट में, यानी कि डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, इससे रिलेटेड जो ऑफेंसेस हमें ये पढ़ने हैं। फिर एक लास्ट ऑफेंस जो आपके सिलेबस में है वो हम पढ़ेंगे, डिफेमेशन। डन डन। शुरुआत करेंगे जी, बिल्कुल आसान है, सुन लीजिए। अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये टॉपिक क्या है जी? ये ऑफेंस बताता है किस चीज से रिलेटेड, कि जब प्रॉपर्टी को, ठीक है जी, डील किया जाता है इस तरीके से जो गलत है। क्यों? ऐसे समझो, सामने फोकस करो भाई। इन शॉर्ट ऐसे समझो, ये कंपनी है या कह लो कोई पर्सन है, ठीक है जी, और ये वो क्रेडिटर्स हैं जो पैसा मांग रहे हैं, ठीक है जी, कि इस कंपनी से या इस पर्सन से इनको पैसा चाहिए है, ठीक है जी। कोई डेट है जो रिकवर करना है, कोई अमाउंट है जो रिकवर करनी है। आ गई बात समझ में? और ये अगर पे नहीं करेंगे तो आप सबको पता है, सिंपल होता है, सिंपल सा रूल है। अगर कंपनी खुद से पे नहीं करती है और मान लो एसेट्स पे सिक्योरिटी क्रिएट की गई थी, एक पर्सन नहीं पे करता है, तो उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर किया जाता है। आई बात समझ में? और ये उसकी प्रॉपर्टी है, इस पर्सन की, या कह लीजिए इस कॉर्पोरेट, इस कंपनी की। और ये क्या करते हैं, जानबूझ करके या तो इस प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं किसी तरीके से, या मान लो इसे सेल कर देते हैं, ठीक है जी, कम अमाउंट में, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मान के चलो डेट है टोटल 10 करोड़ जो पे करना है, प्रॉपर्टी की अमाउंट है 15 करोड़, और कंपनी या इस पर्सन को लगता है कि अगर हमने इसको प्रॉपर्टी को छोड़ दिया तो ये अपना डेट रिकवर कर लेंगे 10 करोड़ रुपए। तो ये क्या करते हैं, एक सामने वाली पार्टी से डील करते हैं इस तरीके से, भाई देखो प्रॉपर्टी है कितने की, 15 करोड़ की, हम क्या कर देंगे, तुम्हें ये प्रॉपर्टी 13 करोड़ रुपए में ही दे देंगे, तुम्हारे 2 करोड़ रुपए बच जाएंगे, ठीक है। बस तुम क्या करो, जब हमारे साथ एग्रीमेंट करो तो उस एग्रीमेंट में ये दिखाना या ये शो करना कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन चली गई थी, हमने सिर्फ क्या किया है जी, 4 करोड़ रुपए में खरीदी है। तो इससे क्या होगा, हम 4 करोड़ रुपए आएंगे, वो पे कर देंगे, और क्या कह देंगे, हमारे पास तो कुछ और पैसा है ही नहीं, और बचे हुए 9 करोड़ आप अलग से दे देना हमें, ठीक है जी। आ गई बात समझ में? तो ये पर्सन या ये कंपनी ये चाह रही है, अगर हमने 15 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने पास रख ली तो 10 चुकाने पड़ेंगे, हमारी जेब में सिर्फ 5 करोड़ आएंगे। तो ये जानबूझ के इस तरीके से डीलिंग करते हैं, प्रॉपर्टी को डिस्पोज करते हैं फ्रॉड के तरीके से, कम दिखा करके, ठीक है जी। कैसे कम दिखा करके, भाई एक्चुअल में अमाउंट 15 है, इनको क्या बोला 13 में, तुम्हारे 2 करोड़ का फायदा हो जाएगा, और कंपनी क्या दिखाएगी जी, कितने में बिकी है प्रॉपर्टी, बोलो भाई 4 करोड़ में बिकी है, 4 करोड़ ले लो, हमारे पास और पैसे बचे नहीं। जबकि एक्चुअल में क्या किया इन्होंने, 13 करोड़ रुपए आए थे, 4 करोड़ पे करने के बाद 9 करोड़ अभी भी इनके पास रह गए, और लाइबिलिटी खत्म होगी वो अलग। आ रही है बात समझ में? या फिर मान लो कुछ इस तरीके से कि कंपनी ने पैसे चुकाने, इस पर्सन ने पैसे चुकाने कितने, 10 करोड़, और इनको रिकवर करने हैं किसी और से, किसी और डेटर से पैसे आने हैं, कितने मान के चलो 12 करोड़ के आसपास। तो ये जानबूझ के इससे रिकवर नहीं करना चाह रहे। क्यों? क्योंकि इनको पता है जैसे ही हम रिकवरी कर लेंगे अपने डेट्स की, हमें किसी और के डेट चुकाने पड़ जाएंगे, और इससे सेटलमेंट कर लेते हैं, देख भाई तूने 12 करोड़ देने, बोले हाँ जी, बोले 8 करोड़ दे दे, तेरा हिसाब क्लियर, बस तू क्या दिखा दियो कि मैंने ये डेट नहीं दिए, हम ये बोल देंगे हमारे बैड डेट्स हो गए, या तुम सिर्फ 2 करोड़ दे दो, हम कह देंगे सामने वाले से 2 करोड़ ही आए जी, और हम 2 करोड़ ही दे सकते हैं, बात खत्म। तो इस तरीके की फ्रॉडुलेंट डीड्स बनाना या प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना, ये ऑफेंसेस आते हैं किस कैटेगरी में, फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशंस ऑफ प्रॉपर्टी आर कवर्ड अंडर सेक्शन 3202 323 ऑफ बीएनएस। समझ गए भाई? सबसे पहला ऑफेंस, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्रेडिटर्स। बेईमानी के तरीके से या फ्रॉड के तरीके से हटा देना या छुपा देना, किसको, किसी प्रॉपर्टी को, ठीक है जी, क्रेडिटर्स की निगाह में ही नहीं रखना, उनकी निगाह से दूर। आई बात समझ में कि कंपनी के पास तो है ही नहीं है जी प्रॉपर्टी, किसी भी तरीके से ऐसा करना जिससे क्या हो सके, आप रोक सके क्या, कि ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, किसमें, क्रेडिटर्स में। बस इतनी सी बात है, आपको सजा याद करनी।
समझ गए जी? पढ़ लो फिर भी। हुएवर, कोई भी डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली रिमूव करता है, हटा देता है, छुपा देता है या किसी और को सौंप देता है, ठीक है जी, डिलीवर्स टू एनी पर्सन, और ट्रांसफर या ट्रांसफर कर देता है या ट्रांसफर करवाता है किसी पर्सन को बिना एडिकेट कंसिडरेशन के कोई भी प्रॉपर्टी, किस सोच के साथ? इंटेंडिंग देयर बाय टू प्रिवेंट, ताकि रोक सके, या ये जानते हुए क्या कि ऐसा करने से, लाइकली दैट ही विल देयर बाय प्रिवेंट, भाई ऐसा करने से, ट्रांसफर करने से या कंसील करने से वो रोक लेगा, प्रिवेंट कर लेगा क्या? उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट होने से, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। कैसे? अकॉर्डिंग टू लॉ, जैसे कानूनी रूप से वो डिवाइड होती, किसमें? अपने क्रेडिटर्स में या फिर क्रेडिटर्स ऑफ एनी अदर पर्सन। तो शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, जो किससे कम नहीं होगी, 6 महीने से कम नहीं होगी, और वो 2 साल तक भी जा सकती है, या फाइन या दोनों। समझ गए भाई? डन। आप लोगों को मैंने क्या कहा था? हाँ जी, आज से 1 महीना पहले, और आपने उसको फॉलो किया था 2 हफ्ते, और इसका इम्पैक्ट आपको भी पता है ना? डांट नहीं रहा, याद दिला रहा हूं सिर्फ कि अलग बैठना है, आप बैठते भी थे, और फिर से साथ बैठ रहे तो हंस रहे आप अभी क्लास में। हाँ जी, और मैंने ऐसा टॉपिक पढ़ाया नहीं जिससे हंसी आ जाए। यहाँ पे किसी का पैसा डूब रहा है, तुम्हें हंसी आ रही है भाई? किसकी गलती थी आप दोनों में से? तो उसको अभी रहने तो, फोकस में बाद में कर लेंगे, ठीक है? अभी पढ़ लो बेटा। डन? हाँ जी, लास्ट वालों, कौन सा पॉइंट बेटा? क्यों बेटा, पहले कैसे बताया था? वो नहीं समझ में आया? कैसा समझ में आता है? सुन लो दोबारा से, उस तरीके से जैसे आपको समझ में आता है। ठीक है भाई, चलो इस बच्चे को इसकी पसंद के अनुसार बता देते हैं। ठीक है जी भाई, ऐसे समझो, ये है, ठीक है जी, एक पर्सन, ठीक है जी, इसे डेट पे करना है। आ गई बात समझ में? किसका? मान के चलो इस पर्सन का, या एक बैंक का कोई लोन चुकाना है। समझ गए क्या? इधर भाई आपने 10 लाख का लोन ले रखा है, आई बात समझ में? ठीक है, या थोड़ी मोटी अमाउंट ले लेते हैं। आपने 100 करोड़ का लोन ले रखा है, ठीक है जी, और आपको पता है कि अगर आपने ये पैसा नहीं चुकाया बैंक का, तो बैंक क्या करेगा? आपकी जो प्रॉपर्टी है वर्थ 120 करोड़ रुपीस की, इसकी ऑक्शन करवाएंगे और उससे पैसा रिकवर कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो आप क्या करते हैं? अब पढ़ो साथ में, यहां से साथ में मॉड्यूल से पढ़ते चलो, सामने फोकस करना भाई। हुएवर, यानी कि आप डिसऑनेस्टली, बेईमानी से या फ्रॉडुलेंटली क्या कर देते हैं? अपनी प्रॉपर्टी वर्थ 120 करोड़ रुपीस की रिमूव कर देते हैं, छुपा लेते हैं, या किसी और को डिलीवर कर देते हैं। ठीक है जी, मान लो आपका बेस्ट फ्रेंड जो आपके साथ बैठा है, आप उसको कहते हो कि मैं प्रॉपर्टी तुम्हें बेच देता हूं, ठीक है, सिर्फ 50 करोड़ रुपए में दिखाने के लिए। ठीक है, तुम्हें पैसे देने नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारे नाम करवा रहा हूं, और मैं ये कह दूंगा कि मेरे पास 50 करोड़ रुपए आ गए, सिर्फ शो करने के लिए। आ रही है क्या बात समझ में? बोलो भाई। भाई आपने सिर्फ ये ट्रांजेक्शन दिखा दी कि मेरे पास तो प्रॉपर्टी रही नहीं जी। क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी बेच दी कितने में? 50 करोड़ में। और जिसको बेची है वो कायदे से देखा जाए तो आपका ही क्या है? फ्रेंड है। उसने भी आपकी मदद कर दी। क्यों? क्योंकि आप ये चाहते हो कि बैंक के 100 करोड़ के लोन ना चुकाया जा सके। आ गई बात समझ में? और बाद में क्या बोला जी? मेरे पास सिर्फ 50 करोड़ रुपीस है, इतना मैं पे कर देता हूं, बाकी बैड डेट्स हो गए। बैंक कहता अच्छा ऐसा है तो हम क्या करेंगे, आपका जो मकान था वो हम आपका क्या करेंगे, जिसके ऑक्शन करवा देंगे, सेल कर देंगे। आप बोलोगे जी वो तो नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? प्रॉपर्टी बहुत डाउन आ गई थी जी, बेचना पड़ गया। सोचो और डाउन आ जाती तो ये भी पैसे नहीं आते। समझ गए?
तो इस तरीके से इसको बोलते हैं कि आपने क्या किया, डिसऑनेस्ट या फ्रॉडुलेंट, रिमूव करा, कंसील करा प्रॉपर्टी को, ताकि आप रोक सको कि वो उन लोगों में ना बट जाए जिनको आपने पैसा देना है। डन? बोलो भाई क्या? अगर प्रैक्टिकल बात करते हो तो बैंक ऐसे लोन देता नहीं है बेटा, पेपर साथ में रखता है। ठीक है जी। और वैसे बता दे तो पहले आपको समझ में आया नहीं था ना डिटेल वाला, उसमें ऐसा था ना कि सिक्योरिटी क्रिएट की थी, सिक्योर्ड चार्जेस वाला चैप्टर तो आपने पढ़ा भी होगा कंपनीज एक्ट में डिटेल में। अच्छा ठीक है जी। तो जब भी मान लो कंपनी डेट वगैरह लेती है तो सिक्योरिटी क्रिएट नहीं कर देते, चार्ज नहीं क्रिएट कर देते। या टीपीए तो पढ़ा आपने, जिसका टेस्ट अगले हफ्ते में, मॉर्गेज याद है क्या? हाँ, मॉर्गेज जो आपने पढ़ा है, मॉर्गेज कर देते हैं जब प्रॉपर्टी को, आई बात समझ में? तो मॉर्गेज तो आपने कर दी, लेकिन उससे पहले आपने क्या कर दिया, रिकवरी से पहले सामने वाला फोरक्लोजर करवाता, उससे पहले आपने खुद ने उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दिया किसी भी तरीके से। आई बात समझ में? तो लिखा गया है। एग्जाम्पल पढ़ लो, ए डेटर है, बी क्रेडिटर है। ए ने पैसे देने हैं कितने, 1 करोड़। कितने देने भाई? 1 करोड़ किसके? बी के। ऐसे समझो। अब ए क्या करता है, उसके पास कुछ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और ए की इच्छा ये है कि मैं 1 करोड़ नहीं देना चाहता बी को, तो इसके लिए ए ने अपनी सारी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर दी, एक्स को, ताकि डिस्ट्रीब्यूट ना हो सके, गिफ्ट कर दी। गिफ्ट क्यों कीजिए, मन कर रहा था। आई बात समझ में? हेलो? समझ गए क्या? तो इसने जो ये प्रॉपर्टी डिस्पोज की है, क्या माना जाएगा, ऑफेंस किया है, किस चीज का, सेक्शन 320 के अंडर। डन भाई? बोलो भाई। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने, ठीक है जी, रामतार चौखानी वर्सेस हरिराम तोड़ी एंड अनदर्स, क्या बोला था भाई, एक ऑफेंस जो आप बताना चाहते हो, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी कैसे, फ्रॉडुलेंटली, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला, एक्यूज्ड, जिसपे आरोप लगे हैं, वो पर्सन क्या करे, बोलो भाई साथ में बोलो, सबसे पहले, या फिर, या किस चीज को, या फिर क्या कर दे, ठीक है जी, या कारण बने किस चीज का, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवाने का, किसको, किसी को। डन? दैट सच एडिकेट कंसिडरेशन, यानी कि ना प्रॉपर अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन के ट्रांसफर किया गया है सामने भाई। तीसरा, दैट द एक्यूज्ड देयर बाय इंटेंडेड टू प्रिवेंट, और ऐसा क्यों कर रहा है, वो रोकना चाह रहा है या उसको पता है कि he was thereby likely to prevent the distribution of that property according to law among his creditors or creditors of another person, उसको पता है ऐसे करने से क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी बाद में नहीं बटेगी, किसमें, क्रेडिटर्स में। आ गई बात समझ में, जिनमें बटनी चाहिए, ठीक है जी, लॉफुल, जो लीगल तरीका उससे। फोर्थ कंडीशन क्या थी, दैट ही एक्टेड डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली। ये जो सेक्शन है, दिस सेक्शन स्पेसिफिकली रेफर्स टू फोर्थ इंसॉल्वेंसी, और जनरली कह रहे हैं ऐसे अपराध देखने को कब मिलते हैं, जब इंसॉल्वेंसी की स्टेज आती है। क्लियर है भाई? आई बात समझ में? कह रहे जब इंसॉल्वेंसी की बात आती है तो उस समय पे देखे जाते हैं जनरली ऐसे अपराध। द ऑफेंस अंडर इट कंसिस्ट इज इन अ डिसऑनेस्ट डिस्पोजिशन प्रॉपर्टी विद इंटेंट टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू द क्रेडिटर्स। कह रहे ऐसा जनरली तब किया जाता है जब बेईमानी के तरीके से क्रेडिटर्स को नुकसान पहुंचाना चाहता है कोई पर्सन, और यह सेक्शन अप्लाई होता है मूवेबल पे भी एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी पे भी। आई बात समझ में? इन व्यू ऑफ दिस सेक्शन, द प्रॉपर्टी एक डेटर के कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू लॉ एक्सेप्ट आफ्टर द प्रोविजंस ऑफ द रिलेवेंट एनेक्टमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड विद। क्लियर है? यानी कि जो प्रॉपर्टी होती है डेटर की, वो बिना लीगल प्रोविजंस के क्या नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं सकती, और वो डिस्ट्रीब्यूशन होने से पहले डेटर क्या करना चाह रहा है, उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना चाह रहा है ताकि वो क्रेडिटर्स में ना बटे। क्लियर? श्योर? नेक्स्ट मैंने बता दिया था कि आपने किसी से पैसे लेने हैं, किस लिए, ताकि आप मेरे पैसे चुका सको, और आप जानबूझ के वो पैसा रिकवर नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता अगर आपको पैसा मिल गया तो आपको मुझे पैसा देना पड़ेगा। यहां से पढ़ो पहले एग्जांपल, सामने ही पढ़ लो स्क्रीन पे।
ए इज डेटर एंड बी इज द क्रेडिटर। आई बात समझ में? ए हैज टू पे ₹1 crore टू बी। ए ने कितने रुपए देने हैं? बोलो भाई। ए ने 1 करोड़ रुपए चुकाने हैं किसके? बी के। बट ए डू नॉट हैव एनी मनी। ए के पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन एक पर्सन और है एक्स, इसने क्या करने हैं? 1 करोड़ रुपए देने हैं किसको? ए को। आ गई बात समझ में? अब अगर एक्स कह रहे पैसा लौटा देगा, तो इसका मतलब क्या है? ए के पास पैसे आ जाएंगे और ए क्या कर सकता है? बी के पैसे चुका सकता है। अब ए क्या करता है? बट ए डज नॉट वांट टू मेक द पेमेंट टू बी। लेकिन ए की इच्छा यह है कि मैं बी को पैसे ना दूं, इसलिए वो एक्स को इन्फॉर्म करता है भाई तो मेरे को पैसा दे। ठीक है जी। एंड इन्फॉर्म्स एक्स नॉट टू पे एनी अमाउंट टू बी। भाई ना तो बी को पैसा दियो और मैं तेरे से अपने आप कर लूंगा सेटलमेंट। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि उसकी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है और ए को इस सेक्शन के तहत बल किया जाएगा 321 के तहत। समझ गए भाई? डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली प्रिवेंटिंग डेट बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स। कह रहे हुएवर डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली प्रिवेंट्स, रोकता है किसी भी डेट को या डिमांड, जो वो पैसा डिमांड कर सकते हैं। डिमांड तो समझते होगे, मांग सकते हैं। जो पैसा ड्यू हो चुका है, ड्यू टू हिमसेल्फ और टू एनी अदर पर्सन, किस लिए? फ्रॉम बीइंग मेड अवेलेबल, कि वो पैसा अवेलेबल ना हो कानूनी रूप से, ताकि वो अपने डेट या डेट्स को रिपे कर पाए उस दूसरे पर्सन को। तो करे ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, जो 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों। क्लियर? श्योर? समझ गए भाई? पूछना है कुछ? कह रहे एक तरीके से ये सेक्शन जैसे 320 आपने पढ़ा, ये सेक्शन भी रोकता है डिफ्रॉड, दैट इज फ्रॉड होने से। किसके साथ? क्रेडिटर्स के साथ, बाय मास्किंग प्रॉपर्टी। उसमें भी ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी को मतलब कवर कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है किसी चीज से, और यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है जी। सीधे बैठे क्लास में, बिल्कुल ठीक है क्या? कह रहे जो डेट वर्ड है इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया बीएनएस में या जर्नल क्लोजेज एक्ट में। जर्नल क्लोजेज एक्ट क्या होता है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बट देयर आर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स ऑन द सेम। कह रहे डेट वैसे तो बीएनएस में या जनरल क्लोजेज एक्ट में नहीं बताया गया, लेकिन इसके रिगार्डिंग कुछ बोलो भाई डिसीजंस है जिनमें जिक्र हुआ है कि डेट क्या होता है। जैसे कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स वर्सेस जीडी नायडू, ठीक है जी, ये बोला गया था इट वाज हेल्ड दैट एक डेट के एसेंशियल रिक्विजिट्स क्या होते हैं? पहला, वो अमाउंट या तो असर्टेन्ड है, पहले से पता है कितना पैसा है, या फिर असर्टेनेबल है, या उसको डिसाइड किया जा सकता है। दूसरा, एब्सोल्यूट लायबिलिटी है जो पे करनी पड़ेगी या तो आज या फ्यूचर में। ठीक है जी। एंड एन ऑब्लिगेशन विच हैज ऑलरेडी एक्रूड एंड इज सबसिस्टिंग, मतलब एक ऐसी अमाउंट, ऐसा पैसा जो ड्यू हो चुका है ऑलरेडी पेमेंट के लिए। समझ गए भाई? और जितने भी डेट होते हैं सारी लाइबिलिटीज होती हैं, यानी कि वो पे करने हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सारी लाइबिलिटीज में क्या हो? डेट ही आए। लाइबिलिटीज में तो कोई और चीज भी आ सकती है। क्लियर है क्या? बोलो भाई। जो पैसा नहीं चुकाया है जरूरी नहीं है वो डेट का ही पैसा हो, ठीक है जी, वो कोई और भी पैसा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगू सिंह वर्सेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में क्या कहा था कि जो वर्ड डिमांड है ये तो डेट की, ठीक है जी, डेट के बारे में बता दिया डेट क्या होता है, और डिमांड के बारे में बता दिया। कह रहे ऑर्डिनरी मीन्स कि इसका मतलब होता है समथिंग मोर देन व्हाट इज ड्यू। ठीक है जी। डिमांड कर सकते हैं मतलब जितना पैसा ड्यू है उससे ज्यादा कुछ अमाउंट आप अभी मांग सकते हैं, दैट इज आपके पास पावर आ चुकी है उस पैसे को मांगने की। इट मीन्स समथिंग विच हैज बीन डिमांडेड, called for or asked for, but the meaning of the word must take color from the context and so demand may also mean arrears or dues। तो कह रहे ये ऐसा मत समझना कि डिमांड का मतलब यही होता है विच इज ड्यू। डिमांड का मतलब बदल सकता है, किस सेंस में यूज किया है, कहां पे यूज किया है, उस अनुसार देखा जाता है कि डिमांड का मतलब क्या है। ये वो रंग ले लेता है उस तरीके के जिस तरीके का कंटेक्स्ट वहां पे या कंटेंट वहां पे लिखा है उस अनुसार। समझ गए भाई? डन? क्लियर? श्योर? पक्का? कहां पहुंचे? आप भी खुद को थोड़ा सा बदल ले बेटा। नींद क्यों आ रही है? सोए नहीं थे रात को बेटा?
फिर भी नींद आ रही है, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना बेटा। मैं भी ऐसे ही ऐसे टेक के ऐसे पढ़ाऊं तुम्हें ऐसे, फिर तो अदर देन दैट, यही यही फर्क है बेटा बस। सीधे बैठे क्लास में। डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन, जानबूझ के। बस बेटा तोड़नी नहीं है दीवार, इधर ही आ जाओ। देखिए क्या लिखा है, वाइल मेकिंग एग्रीमेंट ऑफ लीज, एक लीज का एग्रीमेंट हुआ। एक्चुअल अमाउंट कितनी लिखनी थी, बोलो भाई, 5 करोड़। बट लिखी 4 करोड़, क्यों, बस ताकि स्टाम्प ड्यूटी अवॉइड कर सके या कोई टैक्स ना देना पड़े। 322 का ऑफेंस है, यानी कि जानबूझ के गलत कंसिडरेशन दिखाना ताकि किसी टैक्स को या ड्यूटी को अवॉइड कर सको, ये भी क्या होता है, एक अपराध होता है। समझ गए भाई। हुएवर, कोई भी जो बेईमानी के तरीके से या फ्रॉडुलेंटली साइन करता है, एग्जीक्यूट करता है या एक पार्टी बनता है एक ऐसे डीड या एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जिससे क्या होने वाला है, ट्रांसफर होने वाला है या चेंज आ सकता है कोई भी प्रॉपर्टी में या इंटरेस्ट में या टाइटल में, और उसमें कोई फॉल्स स्टेटमेंट है, किससे रिलेटेड, कंसिडरेशन से रिलेटेड। ट्रांसफर हो रहा है ज्यादा अमाउंट में बट दिखाया जा रहा है कितने का, कम अमाउंट का, या कोई चार्ज क्रिएट करा जा रहा है, या और रिलेटिंग टू द पर्सन और पर्संस फॉर whose यूज और बेनिफिट इट इज रियली इंटेंडेड टू ऑपरेट, या भी जिस पर्सन के बेनिफिट के लिए वो चीज क्रिएट हो रही है, मान लो कोई ट्रस्ट क्रिएट हो रही है, कुछ भी हो रही है ऐसी ट्रांजेक्शन जो प्रॉपर्टी से रिलेट करती है और उसमें जो कंसिडरेशन की अमाउंट है वो जानबूझ के गलत दिखाई जा रही है, तो जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा उसे सजा मिलेगी किसी भी डिस्क्रिप्शन की, जो कि 3 साल तक की हो सकती है या फिर फाइन या फिर दोनों। क्लियर, डन, बोलो भाई। कह रहे ये वाला जो सेक्शन है ये डील करता है फ्रॉडुलेंट या फिक्टिशियस जो कन्वेंसेस या ट्रांसफर्स किए जाते हैं, और जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है इस ऑफेंस का 423 के तहत ये है कि सेल डीड या जो डीड में जो प्रॉपर्टी है या जो चार्ज क्रिएट किया जा रहा है उससे रिलेटेड फॉल्स स्टेटमेंट लिखी है, उसके कंसिडरेशन से रिलेटेड या पर्सन से रिलेटेड जिसके बेनिफिट के लिए ये है। मतलब कि कोई गलत नाम या कोई गलत अमाउंट लिख रहे हैं। अब इस चीज को समझना ध्यान से, ये इस सेक्शन के तहत ऑफेंस है, लेकिन ऐसे जब काम होते हैं कि प्रॉपर्टी है किसी की, किसी और के नाम दिखा रहे हैं, ये सारी जब चीजें की जाती है तो इसे बेनामी ट्रांजैक्शंस कहते हैं। आई बात समझ में, बेनामी इसे बोलते हैं, और इससे रिलेटेड एक स्पेसिफिक एक्ट बना दिया गया है, प्रोहिबिशन है बेनामी ट्रांजैक्शंस पे, ठीक है जी, यानी कि द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन, बेनामी प्रॉपर्टीज ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। तो कह रहे हैं वैसे अब इसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक एक्ट बन चुका है, तो उस एक्ट का क्या होगा जी, बोलो भाई, वो सुपरसीड करेगा किसको, इस सेक्शन को, यानी कि स्पेसिफिक एक्ट में प्रोविजंस लिखे इस चीज के रिगार्डिंग, तो वहां पे देखा जाएगा। कह रहे ऑल्दो डिसऑनेस्ट एग्जीक्यूशन जो हुआ है बेनामी डीड का वो इस सेक्शन में तो कवर है, बट ये सेक्शन से ऊपर भी कोई है, वो ये एक्ट है। आ गई बात समझ में। एंड बिकॉज द लेटर कवर्स अ वाइडर फील्ड, ये जो एक्ट है ये बाद में जो मतलब लिखा है ये ज्यादा चीजें कवर करता है, वाइड फील्ड कवर करता है इन कंपैरिजन टू इस सेक्शन ने जितना कवर किया है। समझ गए भाई, बोलो भाई। और इसी कैटेगरी का एक छोटा सा ऑफेंस और है, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। सेम लिखा है, जो भी कंसील करता है या हटाता है किसी प्रॉपर्टी को फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से या कारण बनता है रिमूवल का या कंसीलमेंट का, तो सजा मिलेगी किसी भी डिस्क्रिप्शन की 3 साल तक की सजा या फाइन या दोनों। डन, डन, क्लियर। अब आपके यहां तक सारे ऑफेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। कोई डाउट है, पूछना है किसी को कुछ तो बता दो। सिर्फ एक ऑफेंस बचा है जो कि है डिफेमेशन, और एक बची है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का टॉपिक अभी रिसेंट जो सिलेबस था उसमें रिमूव कर रखा था, पहले होता था अब दोबारा से इंक्लूड कर दिया आपके सिलेबस में, और जब ये होता था तो 8 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन आता था। डिफेमेशन भी 8 नंबर में पूछा जाता था कि किस चीज को डिफेमेशन माना जाता है, किसे नहीं मानते, और बीएनएस की एक्सेप्शंस, यानी कि कोई ऑफेंस जो यहां बताया गया है वो कर देने के बावजूद आपको सजा नहीं मिलेगी, ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ऐसी कौन कौन सी एक्सेप्शंस होती हैं। ये 2 टॉपिक बचे हैं, ठीक है जी। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिफेमेशन के बारे में, लास्ट ऑफेंस है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में,
जनरल एक्सेप्शंस जो है जी, किसमें बेटा? हाँ जी, ये इस चीज से रिलेटेड बेटा, फोर्जरी तो किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी हो सकती है। नहीं बेटा, ये अलग चीज होती है, यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, वहां पे हो सकता है जॉब ले रहे हो आप। आई बात समझ में? बातें बंद, बातें बंद। डिफेमेशन पढ़ लो, बिल्कुल आसान है। कहां पढ़ा है डिफेमेशन के बारे में? ठीक है जी, बिल्कुल सही जवाब। लॉ ऑफ टोट्स जो है वहां पे आपने पढ़ा था, और उस समय मैंने कहा था कि एक जगह और कवर होता है ये टॉपिक। हाँ जी, किसकी बेटा? डिफेमेशन क्या होती है? डिफेमेशन शिवम? नहीं बेटा, मानहानि। जी जी, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड बेटा, ठीक है जी, वेलकम बेटा, गॉड ब्लेस यू, ऐसे खूब तरक्की करें आप। डिफेमेशन क्या है जी? देखिए, हुएवर, आप सबने सुना होगा बेटा, मानहानि, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स देना, ऐसे वर्ड्स बोलना है, कोई भी ऐसा एक्ट करना जिससे आप किसी पर्सन की रेपो को अफेक्ट कर रहे हैं। आई बात समझ में जी? तो उसे क्या माना जाता है? ऑफेंस। किस चीज का? डिफेमेशन का। कह रहे हुएवर, कोई भी। आई बात समझ में? अब मान के चलें, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है और मिस्टर एस है, ठीक है जी। हुएवर बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और इंटेंडेड टू बी रेड, ठीक है जी। कह रहे कोई भी पर्सन या तो कुछ शब्द बोल करके, या किस इंटेंशन से और इंटेंडेड टू बी रेड कि इनको पढ़ा जाएगा, या साइंस के थ्रू, और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी, या कोई रिप्रेजेंटेशन दे करके जो दिख रही है साफ स्पष्ट, मेक्स और पब्लिशेज इन एनी मैनर, यानी कि बनाता है या पब्लिश कर देता है किसी भी तरीके से, एनी इंप्यूटेशन, ऐसे समझो तंज कसना, स्टेटमेंट देना, किससे रिलेटेड? कंसर्निंग एनी पर्सन, किसी पर्सन से रिलेटेड, किस इंटेंशन के साथ? टू हार्म, कि चोट पहुंचाना चाहते हैं, और नोइंग दैट हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच इंप्यूटेशन विल हार्म, या ये जानते हुए कि इस इंप्यूटेशन से क्या हो सकता है? सामने वाले की रेपो हार्म हो सकती है। तो द रेपुटेशन ऑफ सच पर्सन इज सेड टू डिफेम दैट पर्सन। तो क्या माना जाएगा कि उस पर्सन ने क्या किया है जी? ये इंप्यूटेशन दे करके इस पर्सन की क्या किया है जी? रेपुटेशन को हार्म किया है। यानी कि कल को मिस्टर एस कोई भी स्टेटमेंट बोल करके, लिख करके, रिप्रेजेंटेशन दे करके, किसी भी तरीके से, ठीक है जी, हाँ जी, इस तरीके से, आई बात समझ में? या फिर लिख करके, ठीक है, जैसे ये बालक बता रहा है कि मिस्टर एस गली गली में घूम रहा है, ये बोलते हुए कि गली गली में शोर है, मिस्टर ए चोर है, ठीक है जी। भाई इस पर्सन को कोई काम नहीं बचा है जीवन में, इस कारण से अब ये पर्सन गली गली घूमता है, ठीक है जी, और बोल रहा है क्या? कि मिस्टर ए चोर है, ऐसे बोल करके या लिख करके, ठीक है जी। भी मिस्टर एस जहां भी जाते हैं वहां लिख आते हैं, ठीक है जी। या रिप्रेजेंटेशन किसी तरीके से, कि कोई कार्टून बना दिया, कोई स्केच बना दिया जिसमें ये दिख रहा है कि मिस्टर ए कोई सामान चोरी करके भाग रहे हैं। आई बात समझ में? इस तरीके की कोई भी पब्लिकेशन या कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं ये जानते हुए, ठीक है जी, कि इससे क्या हो सकता है? हार्म हो सकता है रेपुटेशन को, या हार्म हो रही है रेपुटेशन। आई बात समझ में? देन क्या माना जाएगा कि इस पर्सन ने क्या किया है जी? डिफेम किया है इस पर्सन को। आ गई बात समझ में? बोलो भाई। कुछ एक्सेप्शन जरूर है, देखो लिखा एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड, मतलब सिर्फ उन केसेस को छोड़ के जिनको क्या कर दिया गया है?
एक्सक्लूड कर दिया गया, एक्सेप्शंस बता दी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्चुअल में मान के चलो मिस्टर एक मर्डरर है, ठीक है जी, जिन्होंने मर्डर किया है, ठीक है जी, पहले एक्यूज थे अब कन्विक्टेड हो चुके हैं बाय कोर्ट, और इस चीज के बारे में छापा जा रहा है कि मिस्टर ए, ठीक है जी, एक कातिल है, ठीक है जी, भोली भाली शक्ल के पीछे मिला एक दरिंदा, ठीक है जी, जानिए कैसे किया 7 लोगों का कत्ल, ठीक है जी, ये कातिल है और साथ में फोटो लगा दी। अब कल को मिस्टर ए ये कह सकते हैं भाई ये क्या है, इससे तो मेरी रेपुटेशन हार्म हो रही है। आई बात समझ में? तो कह रहे कि कुछ एक्सेप्शंस आपको बताई जाएंगी जहां पे एक्सेप्शन ट्रीट, दैट इज डिफेमेशन ट्रीट नहीं किया जाता। आ गई बात समझ? क्लियर? बस ये टॉपिक था और कुछ भी नहीं है, इसके बाद सारे एग्जाम्पल्स है, सिर्फ एग्जाम्पल्स एक्सेप्शंस, एग्जाम्पल्स एक्सेप्शंस, इस तरीके से टॉपिक चलेगा। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन ध्यान दे भाई, इट मे अमाउंट टू डिफेमेशन, ठीक है जी, माना जाएगा मिस्टर एस ने मिस्टर ए की डिफेमेशन की है। आ रही है बात समझ में? इट मे अमाउंट टू डिफेमेशन कब? टू इंप्यूट एनीथिंग टू ए डिसीज्ड पर्सन, कि एक डिसीज्ड पर्सन के बारे में, अब मान लो मिस्टर ए डिसीज्ड पर्सन है और इनके बारे में अब कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि जिससे क्या हो रहा है, ऐसे समझो, सामने भाई, सामने इधर, ठीक है, एक ऐसी स्टेटमेंट दी जा रही है जिससे अगर कल को ये पर्सन जीवित होते तो क्या होता, इनकी रेपुटेशन पे फर्क पड़ता। इस तरीके की कोई स्टेटमेंट देना किसी के चले जाने के बाद जिससे उस पर्सन की रेपुटेशन पे फर्क पड़ रहा है, ठीक उस तरीके से जैसे फर्क पड़ता अगर वो जिंदा होते। यानी कि इट मे अमाउंट टू डिफेमेशन, इसे डिफेमेशन माना जाएगा कुछ भी ऐसा बोलना डिसीज पर्सन के बारे में। कैसा? इफ द इंपुटेशन वुड हार्म द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन इफ लिविंग and is intended to be hurtful to the feelings of his family or other near relatives। आ गई बात समझ में? बोलो भाई। जी बेटा, वो सारी एक्सेप्शंस आएंगे ना बेटा, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया मर्डर वाला, आगे एक्सेप्शंस आती चलेंगी, पहले ये पढ़ो कि कैसे कैसे डिफेमेशन हो सकती है। आई बात समझ? दूसरी एक्सप्लेनेशन क्या दी है, पढ़ो। इट मे अमाउंट टू डिफेमेशन टू मेक एन इंपुटेशन कंसर्निंग और एज एन एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्संस एज सच। क्या आप ये बोल रहे हो कि एबीसी लिमिटेड तो है ही नकली कंपनी, एबीसी लिमिटेड का तो काम ही ये है, ठीक है जी, आई बात समझ में? इट्स नॉट अ कंपनी, पब्लिक कंपनी, नॉट एन एलएलपी। किनके बेटा? कोई बात नहीं बेटा, आई बात समझ में? बोलो भाई। नहीं बेटा, क्लास के बाद बात करूंगा बेटा आपसे, ऐसे नहीं अब, ठीक है? पढ़ो अभी आगे बात समझ में। पहला डिफेमेशन है किस चीज से रिलेटेड? अगर आप किसी कंपनी या एसोसिएशन या कलेक्शन ऑफ पर्सन के बारे में कुछ ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है जी, तो उसे भी क्या ट्रीट किया जाएगा? डिफेमेशन। तीसरी एक्सप्लेनेशन पढ़ो। एन इम्पुटेशन इन द फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिव और एक्सप्रेस्ड आयरनिकली मे अमाउंट टू डिफेमेशन। तंज करना इस तरीके से, ठीक है जी भाई, जिससे चल में आप वो चीज बोलना चाह रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन आप ये दिखा रहे हैं कि मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूं। जैसे कल को मान लो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए मिस्टर एस के लिए कह रहे हैं कि मिस्टर एस तो बहुत ही वाहियात नालायक इंसान थोड़ी है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ये बिल्कुल नालायक वाहियात बदतमीज हो, ना ना, मिस्टर एस को तो बोलने की बहुत अच्छी अकल है, ठीक है जी, ये तो बहुत तमीजदार इंसान है, इनके माँ बाप ने इनको इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि ये ऐसा थोड़ी कह सकते हैं। आई बात समझ में? कि आप समझो कि बचपना है, बोल देते हैं, अकल की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा अकल हो रखी है। आई बात समझ में? इस तरीके से, ठीक है जी, कि इस तरीके से तंज कसना कि कल को ऐसा बोला जाए कि मिस्टर एस चोर हो ही नहीं सकते, ठीक है जी, मान लिया शक्ल चोरों जैसी है लेकिन है तो नहीं, इस तरीके से बोलना, आयरनी क्रिएट करना। आई बात समझ में? बोलो भाई, क्लियर है क्या भाई? आप इस तरीके से एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जिससे इंटेंशन पता लग रही है लेकिन शब्द कुछ और बयां करना चाह रहे हैं, समझे भाई? बोलो भाई। फोर्थ, कोई भी इंपुटेशन हार्म नहीं करती एक पर्सन की रेपुटेशन को अनलेस एंड अनटिल दैट इंपुटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर्स लोअर्स द मोरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन। कैसे? अब मान के चलो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने एक बंद कमरे में मिस्टर एस को कुछ कहा है, ठीक है जी, अच्छा अच्छा, आई बात समझ में, बहुत ही अच्छा, जिसको सुन के इनकी आंखों से आंसू चल पड़े, आई बात समझ में। तो कल को क्या मिस्टर एस ये कह सकते कि मेरी डिफेमेशन हो गई? बोलो भाई, नहीं कह सकते। क्यों बेटा? क्योंकि बंद कमरे में जो हुआ वो सिर्फ मिस्टर एस को पता है। जैसे एक मूवी आई थी खट्टा मीठा, ठीक है जी, देखिए क्या, अक्षय कुमार की एक मूवी है खट्टा मीठा, उसमें ये जो करेक्टर नहीं है अपने पाताल लोक में, जयदीप अहलावत जी, ठीक है जी, वो भी है। उस समय पे उन्होंने एक पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया है, एक पॉलिटिशियन के भाई का। तो अक्षय कुमार का जो करेक्टर होता है उसकी बहन के साथ वो छेड़छाड़ करता है। तो अक्षय कुमार क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से जा करके हाय हेलो करके उनको कहते हैं जी एक बार चलिए, ठीक है जी, उस मूवी में जो करेक्टर प्ले किया कि आपसे कुछ बात करनी है हमें, ठीक है जी, हंसते हुए अंदर जाते हैं, गेट बंद करते हैं, ठीक है भाई। ऐसे ही मान लो भी मिस्टर ए लेकर के जाते हैं मिस्टर एस को कि आपसे प्यार से कुछ बात करनी है जी, और अंदर जा करके दो चार प्यार भरी बातें बोल के, ठीक है जी, एक अच्छे से कान के नीचे जमाते हैं उसके। आई बात समझ में? जो करेक्टर है अक्षय कुमार का उस मूवी में क्या नाम होता है, सचिन टिचकुले, ठीक है जी। तो उस पॉलिटिशियन के ब्रदर को कमरे में ले जा करके चाटा लगा करके क्या कहते हैं, अगली बार से ऐसा किया तो सबको बता दूंगा कितना बड़ा आदमी हो करके, ठीक है जी, गली मोहल्ले में लड़कियों को छेड़ता घूमता है। और ये बात सिर्फ तेरे को पता है, मेरे को पता है, चल अब जल्दी से हेयर कॉम्ब कर, बाल बाल बा और चल बाहर हंसते हुए मुस्कुराते हुए, ठीक है जी। फिर उसे बाहर ले जाता है हंसते मुस्कुराते हुए। आई बात समझ में? इसे डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। अब ऑल तो यहाँ पे थप्पड़ अगर लगाया गया है तो असोल्ट बैटरी हुआ है, ठीक है जी, और ऑफेंसेस है, बट मेन मुद्दा ये है कि अगर किसी को नहीं पता, इन शॉर्ट अगर पब्लिक की नजरों में, सोसाइटी की नजरों में क्या नहीं हुई है, उस पर्सन की रेपुटेशन डाउन नहीं हुई है, तो क्या नहीं माना जाएगा, डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। आगे बात समझ में? कोई भी इंपिटेशन एक पर्सन के कैरेक्टर को, रेपुटेशन को हार्म कर रही है ऐसा नहीं माना जाएगा अनटिल एंड अनलेस वो रेपुटेशन, दैट इज वो स्टेटमेंट पब्लिक की नजरों में क्या ना कर रहे हो, उस पर्सन के कैरेक्टर को डाउन ना कर रहे हो ना, या फिर उसकी जाति के बारे में, या उस पर्सन, ठीक है जी, वो कंसर्न के बारे में, या उस पर्सन के काम के बारे में, या ये कह रहे उसके सेंटिमेंट्स या रिलीजन के बारे में क्या ना कर रहा हो, डिफेम ना कर रहा हो, या उस पर्सन का क्रेडिट ऑफ दैट पर्सन का मतलब ऐसे समझो कि क्रेडिट वर्दीनेस जो होती है या उस पर्सन का जो कैरेक्टर है उसको डाउन नहीं किया, और causes it to be believed that body of that person is in a loathsome state or in a state generally considered as disgraceful। जैसे पुष्पा 2 मूवी देखी होगी अगर किसी ने देखी है तो, या किसी मूवी में ऐसे देखा हो कि जब कुछ लोग छेड़छाड़ करते हैं किसी के साथ तो बाद में ना गधे पे बैठा के घुमाया जाता है। भाई अगेन मान लो अपने दो कैरेक्टर जो हैं मिस्टर ए और मिस्टर एस, ठीक है जी। अब मिस्टर एस ने मान के चलो कुछ ऐसा किया कि मिस्टर ए ने कुछ बोला नहीं, सिर्फ मिस्टर एस को क्या किया जा रहा है, एक अच्छे से डोंकी पे बैठा करके, ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा, कि गले में चप्पल की माला पहना करके, ठीक है जी, घुमाया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इस पर्सन की जो बोलो भाई कैरेक्टर है, आई बात समझ में, वो क्या हो रहा है जी, डिग्रेड हो रहा है, यानी कि वो ऐसी अवस्था में है जिसे देख करके क्या लग रहा है कि उस पर्सन की अब सोसाइटी में वैल्यू कम होने वाली है। आई बात समझ में? बोलो भाई, तो क्या माना जाएगा, डिफेमेशन। तो कह रहे अनटिल एंड अनलेस ऐसा ना हो रहा हो तो कोई भी इंपिटेशन क्या नहीं कहलाती, बोलो भाई, डिफेमेशन नहीं कहलाती है, एक्सेप्शन है ये। क्लियर है क्या? अब जो आयरने वाले एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। ए ने बोला जेड तो बहुत ईमानदार आदमी है, ये थोड़ी चोरी कर सकता है बी की घड़ी, ठीक है जी। अब एक स्टेटमेंट ऐसे है कि जेड तो बहुत ईमानदार आदमी है, ये थोड़ी चोरी कर सकते हैं। दूसरा बोलने का तरीका, ये तो है ही बहुत ईमानदार, ठीक है, ये घड़ी थोड़ी चुराएंगे आजकल, ठीक है जी, आज ये घड़ी थोड़ी चुराएंगे, यानी कि इस इंटेंशन से कि लोग बिलीव करें कि जेड ने ही घड़ी चुराई होगी, ये डिफेमेशन है। अनटिल एंड अनलेस क्या ना हो, ये एक्सेप्शन में ना आए। समझ गए भाई? ए ने पूछा कि बी की घड़ी किसने चुराई,
ठीक है जी। ए से पूछा गया कि बी की घड़ी किसने चुराई, ए ने कुछ बोला नहीं, सिर्फ जेड की तरफ इशारा कर दिया। इन शॉर्ट ऐसे समझो कि मान लो अभी आकर के पूछते हैं जी कि एक चोरी हुई है, सर आपको लगता है कि किसी ने चुराई होगी इस क्लास में से, और मैं कुछ नहीं कहता, सिर्फ ऐसे देखना शुरू कर देता हूं। आ रही है बात समझ में? जिससे बाकी बच्चे भी उसी तरफ देखते हैं और पुलिस ऑफिसर भी समझ जाते हैं कि क्या किया जा रहा है, कि किसी एक स्टूडेंट की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो बिना कुछ बोले इस इंटेंशन से पॉइंट करना जिससे ये लगे कि जेड ने ही क्या की होगी, चोरी की होगी, तो ये भी क्या है जी, डिफेमेशन है, जब तक एक्सेप्शंस में ना आ जाए। आई बात समझ में? या फिर ए से पूछा गया घड़ी किसने चुराई, ए कुछ नहीं कहता, सिर्फ एक चित्र बना देता है जिसमें जेड भागता हुआ दिख रहा है, उसके हाथ में एक घड़ी है, जिसे देख के लोग ये समझे कि जेड ही क्या है, चोर है। क्लियर? डन? ये एग्जाम्पल थे आपके डिफेमेशन के। इसके बाद एक्सेप्शंस दी गई है एक एक करके, बहुत आसान है, फटाफट से पढ़ लो एक्सेप्शन, और किसी एक्सेप्शन का एग्जाम्पल है, कुछ बिना एग्जाम्पल के हैं। पहली एक्सेप्शन, इट इज नॉट डिफेमेशन टू इंप्यूट एनीथिंग विच इज ट्रू कंसर्निंग एनी पर्सन। ठीक है जी, ये क्या नहीं कहलाएगा, बोलो भाई। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट अगर पढ़ता नहीं है और उसके पेरेंट्स के सामने या क्लासरूम में ये बोला जाए कि आप नालायक हैं क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं, आप सिर्फ बोलते हैं कि मैं क्लास का टॉपर बन जाऊंगा, परंतु आप एक्चुअल में बहुत नालायक होते जा रहे दिन ब दिन, कि आप बॉटम से टॉप करने लगे हैं, तो ये क्या नहीं है भाई, डिफेमेशन नहीं है। ठीक है, कि ये बात सुन के वो पर्सन ये कहे कि मेरी तो डिफेमेशन हो गई। अगर किसी पर्सन के बारे में अब मान लो प्रूव हो चुका है कि कोई पर्सन चोर है और उसको कह रहे हैं कि शर्म नहीं आती तुझे, तू तो चोर है, और वो कह रहा है शर्म तुझे नहीं आती डिफेमेशन करते हुए, ठीक है जी, ये डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। इफ इट फॉर द पब्लिक गुड, इम्पिटेशन शुड बी मेड और पब्लिश्ड, इट इज फॉर द पब्लिक गुड इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। कह रहे पब्लिक के लिए, पब्लिक गुड के लिए किसी पर्सन के बारे में कुछ ट्रू बताया जा रहा है तो उसे डिफेमेशन माना जाता। बोलो भाई, बताएं भाई। एक्सेप्शन नंबर 2, ठीक है जी, ये डिफेमेशन नहीं होती में कोई ओपिनियन दी जा रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन और रिस्पेक्टिंग हिज कैरेक्टर सो फॉर एज हिज कैरेक्टर अपीयर्स इन दैट कंडक्ट एंड नो अदर। मान लो कोई पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है जी, और उनका कोई काम है और उस पर्सन के ऊपर कोई स्टेटमेंट दी जा रही है सिर्फ इस चीज के लिए ताकि क्या हो सके, वो पर्सन काम कर सके। आई बात समझ में? गुड कर सके, अच्छे से काम कर सके। आ रही है क्या बात समझ में? बोलो भाई, समझे? कह रहे इसे डिफेमेशन नहीं माना जाता अगर किसी पब्लिक सर्वेंट से आप काम करवाने के लिए कोई गुड फेथ में वो बात बोल रहे हो, उस चीज से रिलेटेड जो उसका काम है, ये याद करनी है तुम्हें। इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन whatever respecting the conduct of any person touching any public question। जैसे आप कह रहे हैं कि इन मंत्री ने किया ही क्या है, ठीक है जी, ये तो निठल्ले निकले, इनसे अच्छे तो पुराने मंत्री थे जो कम से कम कुछ कर तो देते थे। कंपैरिजन करके बोला जा रहा है कुछ इस तरीके से, उनके कैरेक्टर को ध्यान में रखते हैं। जब तक वो आप सिर्फ कैरेक्टर, आप ये कह रहे हैं कि इन मंत्री ने क्या किया है, भाई आप उनके कैरेक्टर के लिए बोल रहे हैं, पर्सनली नहीं बोल रहे। आई बात समझ में? जैसे आप कह रहे भाई इस पद पे तो चोर ही आते हैं, ठीक है जी, बट आप ये नहीं कह रहे कि उस पर्सन को आपने डायरेक्टली टारगेट नहीं किया कि ये पर्सन तो चोर है। तो इस तरीके की चीजों के एक्सेप्शन में कवर करते हैं। जैसे समझो ये डिफेमेशन नहीं है, इट इज नॉट डिफेमेशन इन ए टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ कोई ओपिनियन जो दी जा रही है जेड के कंडक्ट को रिस्पेक्ट करते, मतलब जेड ने जो काम किया है। जैसे कई बार ये नहीं होता कि कोर्ट तक बात पहुंच जाती है कि इनके पास इतना पैसा आया था जी इस डिपार्टमेंट के पास, ये पैसा कहां गया, तो उस चीज की मान के चलो इन पेटिशनिंग गवर्नमेंट और ऑन अ पब्लिक क्वेश्चन, या कोई रिक्वेजिशन साइन की जा रही है किसी मीटिंग में किसी पब्लिक क्वेश्चन से रिलेटेड, या प्रिजाइड या अटेंड किया जा रहा है उस मीटिंग में जहां पे इन्फॉर्मिंग और ज्वाइनिंग एनी सोसाइटी और जिसमें पब्लिक का सपोर्ट जरूरी है। इन शॉर्ट ऐसे समझो कि कोई मीटिंग हो रही है जहां पे पब्लिक का सपोर्ट रिक्वायरमेंट है और वहां पे किसी पर्सन के कंडक्ट के बारे में बात की जा रही है कि उन्होंने क्या कंडक्ट किया है, उस करेक्टर का जो पर्सन है उसने क्या चीजें की है उस करेक्टर में जब है। जैसे हम बोलते कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है और उस समय पे मान लो वो चीफ मिनिस्टर है या मान लो कोई और मंत्री है या किसी एरिया का पार्षद है, तो भाई पार्षद ये काम करते हैं, इन्होंने क्या काम किया इस तरीके से, ठीक है जी। तो कह रहे जहां पे पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता है तब डिस्कशन होती है कि आप वोट करवाना चाह रहे हैं या एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में चेक करना चाह रहे हैं कि वो पर्टिकुलरली डिस्चार्ज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा उन ड्यूटीज को। उस दौरान अगर कोई स्टेटमेंट या इंपुटेशन दी जा रही है तो उसे भी क्या नहीं मानेंगे, डिफेमेशन नहीं मानेंगे, अनटिल एंड अनलेस वो डायरेक्टली उस पर्सन के कैरेक्टर को क्या ना कर रहा हो, डाउन
ना कर रहा हूं। बोलो भाई। फोर्थ एक्सेप्शन क्या कहती है? ये कहते हैं भाई इट इज नॉट डिफेमेशन, ठीक है जी, ये डिफेमेशन नहीं है टू पब्लिश सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ अ कोर्ट और ऑफ द रिजल्ट ऑफ एनी सच प्रोसीडिंग। जैसे आप देखते हैं ना, कोर्ट का आया फैसला, आज कोर्ट ने दी अगली तारीख, इस सुनवाई में ये बोला गया, इस पर्सन पे ये आरोप लगे, इन आरोप को ठुकराया गया, झुटलाया गया। अगर कोर्ट के कोई प्रोसीडिंग्स है, डायरेक्ट उन प्रोसीडिंग्स के बारे में पब्लिश किया जा रहा है, तो उसे डिफेमेशन है, बोलो भाई, नहीं बोला जाएगा। पढ़ते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुख्यमंत्री को फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई इस सरकार को फटकार। एक्चुअल में जो चीज है कह रहे उसके बारे में पब्लिश किया है। जैसे एक मजिस्ट्रेट और अदर ऑफिसर जिनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी ओपन कोर्ट में, ट्रायल में, तो कह रहे वो कवर होगा कोर्ट की डेफिनेशन में कवर करेंगे। आ गई बात समझ में? बोलो भाई, समझ गए क्या ये चीज? एक्सेप्शन पढ़ो 5। इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन whatever respecting the merits of any case, civil or criminal, which has been decided by a court, or respecting the conduct of any person as a party, witness or agent in any such case, or respecting the conduct of such person as far as his character appears in that conduct and no further। ठीक है, ये डिफेमेशन नहीं है अगर गुड फेथ में कोई ओपिनियन दी जा रही है किसी सिविल या क्रिमिनल केस में जो कोर्ट में डिसाइड होने वाला है किसी पर्सन के कंडक्ट के बारे में। जैसे ये एग्जाम्पल पढ़ लो, सारे समझ में आ जाएंगे। एनिल बोला, ए क्या कहता है? मुझे लगता है जी जेड ने जो एविडेंस दिया है ये इतना कॉन्ट्रेडिक्टरी है कि ऐसा एविडेंस तो कोई स्टूपिड या डिसऑनेस्ट पर्सन ही ला सकता है। आई बात समझ में? कि इन्होंने जो बात दिया जी, इन्होंने जो एक्सक्यूज दिया है, ठीक है जी, ये तो कोई बेवकूफ आदमी ही बोलेगा जब सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि उस रात ये यहीं थे जब ऑफेंस हुआ, और ये कह रहे मैं तो कजन की शादी में गया था। जब ये साफ स्पष्ट दिख रही है ये चीज, ठीक है जी, कि ऐसी बेवकूफी भरी बात तो कोई और ही कर सकता है जी, कोई बेवकूफ आदमी ही बोलेगा। तो ये नहीं बोलेंगे कि ए की दैट इज ए ने जेड की डेफेमेशन की है। क्यों? क्योंकि ए एक्सेप्शन में कवर है, उन्होंने गुड फेथ में बोला है अपनी ओपिनियन देने के लिए, जेड के कैरेक्टर की रिस्पेक्ट करते हुए कि जेड एक विटनेस के तौर पे, एंड नो फर्दर। बट अगर ए ऐसा बोलता, मुझे नहीं लगता जी कि इसका सबूत, इसने जो एविडेंस दिया वो कोई काम का है। मैं इस इंसान को जानता हूं बचपन से, ये है ही झूठा, इसके बाद तो मैं आज तक सच्चाई नहीं हुई, इसने सदा ही झूठ बोला है जिंदगी में। आई बात समझ में? फिर ए क्या नहीं माना जाएगा कि वो इस एक्सेप्शन में आता है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसी ओपिनियन दी है जो डायरेक्टली जेड के कैरेक्टर के बारे में बोल रही है। समझ गए भाई? वो बोलते हैं जी एविडेंस झूठा है, ऐसा एविडेंस तो कोई बेवकूफ ही दे सकता है, लेकिन एक बोलना जी ये बेवकूफ ही है और इसका एविडेंस भी बेवकूफ है। समझे? तो कह रहे फर्क है दोनों चीजों में। बोलो भाई। सिक्स्थ एक्सेप्शन क्या कहती है? इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन रिस्पेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ एनी परफॉर्मेंस which its author has submitted to the judgment of the public। अब एक लाइव कॉन्सर्ट हुआ जिसमें एक सिंगर ने परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो लोगों ने बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। आ रही है क्या बात समझ में? क्रिटिसिज्म समझते हो क्या? क्रिटिसाइज करना। बोलो भाई। ठीक है जी, किसी मूवी को, किसी पब्लिक परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो ये नहीं बोलेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है जी, डिफेमेशन हो रहा है, क्योंकि एक पर्सन ने खुद ने अपनी परफॉर्मेंस पब्लिक को सौंपी है। तो कह रहे हैं अगर कोई बुक भी लिखे इस तरीके से तो कैरेक्टर ऑफ द ऑथर, भाई बुक के बारे में आप क्रिटिसाइज कर लो कि अच्छी नहीं थी और नहीं थी, लेकिन उसके ऑथर के बारे में जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक तो डिफेमेशन है नहीं। ठीक है जी, लेकिन अगर आप डायरेक्टली पर्सनली बोलना शुरू कर दो तो वो क्या माना जाएगा? डिफेमेशन। कैसे? एक्सप्लेनेशन पढ़ो। एक परफॉर्मेंस पब्लिक के जजमेंट के लिए दी जा सकती है एक्सप्रेसली या ऑथर के पार्ट पे, और माना जाता है कि इसे सबमिट किया गया पब्लिक जजमेंट के लिए। कैसे? ए ने एक किताब लिखी और पब्लिक को सौंप दी जजमेंट के लिए। एक पर्सन ने स्पीच दी है पब्लिक में और पब्लिक जजमेंट देगी उस पे। एक्टर ने, सिंगर ने पब्लिक स्टेज पे परफॉर्म किया अपनी एक्टिंग सिंगिंग के लिए, पब्लिक जजमेंट के लिए। आई बात समझ में? और इसके बाद क्या होता है? जैसे एक पर्सन, अब एक पर्सन ने तो मान लो बुक पब्लिश कर दी, अब मिस्टर ए कहते हैं क्या, ए सेज अ बुक पब्लिश बाय जेड, क्या जेड की किताब बेवकूफी भरी है, जेड मस्ट बी अ वीक मैन, या जेड्स बुक इज इनडिसेंट, अच्छी नहीं है, या जेड की बुक पढ़ के लग रहा है कि वो इम्प्योर माइंड का इंसान है। ए एक्सेप्शन में है जब तक वो गुड फेथ में बोल रहा है और अपनी ओपिनियन दे रहा है। जेड रिस्पेक्ट्स जेड के कैरेक्टर में ओनली सो फार एज कि फॉर एग्जांपल कि ऐसी किताब तो कोई कमजोर दिमाग वाला ऑथर ही लिख सकता है। आई बात समझ में? एंड नो फर्दर, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा, तो वो एक्सेप्शन में कवर है। आई बात समझ में? बोलो भाई। जैसे रिसेंट में एक मूवी आई थी लास्ट टू लास्ट ईयर, जिसमें बोला गया था कि डायरेक्टर की सोच दर्शाती है ये मूवी कि एक इंसान कितना हिंसक हो सकता है या कैसे ट्रीट किया जाता है महिलाओं को। एक डायरेक्टर की सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टर की सोच दिखाता है कि डायरेक्टर कैसा सोचते हैं। आई बात समझ में?
तो जब तक वो उस करेक्टर के लिए बोला जा रहा है, डायरेक्टर एक्टर के लिए, सिंगर के लिए, ठीक है जी, कि ऐसे सिंगर को ऐसे पब्लिक के लिए परफॉर्म नहीं करना चाहिए ये चीजें, तब तक वो गलत नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्ट बोला जाए कि उसे डायरेक्ट दैट इज उस पर्सन, वो पर्सन ही गलत है या वो सिंगर ही गलत है, तो क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। कैसे? कह रहे जैसे अगर ए किताब की तुलना करते हुए अगर ए ऐसा बोलते, मैं हैरान नहीं हूं ये देख करके कि जेड की किताब फुलिश है, इंडेंसेंट है, और क्यों? क्योंकि मेरे को तो पता ही है वो एक बहुत वीक मैन है। तो कह रहे वो एक्सेप्शन में नहीं है, क्योंकि आप अपनी ओपिनियन अब डायरेक्टली उसके करेक्टर को दे रहे हो, ना कि उसकी किताब को। समझ गए भाई? बोलो भाई। डिफेमेशन नहीं होता है अगर एक पर्सन, दैट इज एक पर्सन की अथॉरिटी है दूसरे पर्सन पे, क्यों? बाय लॉ और बाय लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट जब उस पर्सन के साथ हुआ है, गुड फेथ में कोई सेंसर, अगर ऐसे समझो भाई कोई स्टेटमेंट सेंसर या कोई स्टेटमेंट, यानी कि कोई तंज कसा जा रहा है, कुछ बोला जा रहा है लॉफुल अथॉरिटी में रहते हुए, जैसे पेरेंट्स बच्चे को नहीं बोल देते, ठीक है जी, कि गधे हो क्या, पागल हो क्या, या जब टीचर, ठीक है जी, एक स्टूडेंट को डांट फटकार लगाते हुए बोल देता है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि लॉफुल अथॉरिटी है। आई बात समझ में? आपके पेरेंट्स सौंप करके गए हैं। एक टीचर पढ़ाते हुए जब बच्चे को बोलता है कि आप नालायक हैं, आप सुधार नहीं कर रहे हैं, आप इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, आपका मोरल डाउन है, या कॉन्फिडेंट नहीं है आप, या आप बेशरम हो चुके हैं, आपको बोलने की तमीज नहीं है, बदतमीज है, या आप बोलने से पहले सोचते नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। आई बात समझ में? बोलो भाई। तो इसे डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। एक जज जब डांटते हैं, जैसे एग्जाम्पल पढ़ो, एक जज सेंसरिंग इन गुड फेथ द कंडक्ट ऑफ ए विटनेस, एक विटनेस के बारे में बता रहे हैं क्या, ये आपको पता है ना, आप जैसी गवाही दे रहे हैं, साफ पता लग रहा है आप झूठी गवाही दे रहे हैं, और झूठी गवाही के इल्जाम में आपको सजा भी हो सकती है, ठीक है, झूठे हैं क्या आप? तो इस तरीके से, या कोई ऑफिसर है कोर्ट के या डिपार्टमेंट का हेड है जो गुड फेथ में उन पर्संस को जो उसके ऑर्डर्स के अंडर आते हैं, या फिर एक पेरेंट जब गुड फेथ में अपने बच्चे को कुछ बोल रहा है किसी दूसरे बच्चे के सामने, शर्मा जी का बेटा देखा है क्या, कहां से कहां पहुंच गया, और एक तुम्हें देखो, ठीक है जी, या एक स्कूल मास्टर, ठीक है जी, जो उनको अथॉरिटी मिली है पेरेंट से, वो बच्चे के भलाई के लिए गुड फेथ में बाकी बच्चों के सामने अगर कुछ बोल रहे हैं, आई बात समझ में? या एक मास्टर अपने सर्वेंट को कुछ बोल रहा है कि तेरी सर्विस में यह कमी है, या एक बैंकर अपने कैशियर को कुछ बोल रहा है कि तुम्हें अच्छे से कैलकुलेशन करनी भी नहीं आती क्या, ताकि वो उसके कंडक्ट को सुधार सके, तो वो क्या है जी, इस एक्सेप्शन में कवर होंगे। बोलो भाई। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है? इट इज नॉट डिफेमेशन टू प्रेफर इन गुड फेथ एंड एक्विजिशन अगेंस्ट एनी पर्सन टू एनी ऑफ दोज हु हैव लॉफुल अथॉरिटी और दैट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्विजिशन। क्या किसी पे एक्विजिशन लगाना मतलब आरोप लगाना? अब एक पुलिस ऑफिसर कोर्ट में जाकर के मजिस्ट्रेट के सामने आरोप लगा रहे, जी यही कातिल है, हमने इसे रंगों हाथों पकड़ा है, तो वो पर्सन ये नहीं कह सकता मुझे कातिल कैसे बोला भाई, ठीक है जी, डिफेमेशन हो गई मेरी। तो एग्जाम्पल पढ़ो, ए ने गुड फेथ में जेड के ऊपर आरोप लगाए हैं मजिस्ट्रेट के सामने, क्या कि इफ ए इन गुड फेथ कंप्लेन्स, कि जेड एक सर्वेंट के, ठीक है जी, कंप्लेंट कर रहे हैं टू जेड्स मास्टर, ठीक है, इफ ए इन गुड फेथ कंप्लेंट्स ऑफ कंडक्ट ऑफ जेड अ चाइल्ड टू जेड्स फादर, तो एक्सेप्शन में है। मतलब एक पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के सामने बता रहे कुछ, या मान के चलो आप, ठीक है जी, किसी की कंप्लेंट लेकर के मेरे पास आ रहे हैं, या आप डायरेक्टर सर के पास जा रहे हैं कंप्लेंट लेकर के किसी के कंडक्ट के बारे में, तो ये नहीं माना जाएगा कि डिफेमेशन है। या एक बच्चा दूसरे बच्चे की कंप्लेंट उसके पेरेंट्स के सामने लेकर के गया, तो उसे क्या नहीं मानते? डिफेमेशन नहीं मानते हैं। बोलो भाई। Exception 9, it is not defamation to make an imputation on the character of another, provided that the imputation be made in good faith for the protection of interest of the person making it or of any other person or for the public good. मतलब for example ऐसे समझो कि एक पर्सन एक दुकान से सामान खरीदता, उधार नहीं चुकाता है, अब वो दुकानदार दूसरे दुकानदार को ये कह रहा है भाई इसको उधार में कोई सामान मत बेचना, ये पैसे वैसे नहीं देता है, तो ये नहीं कह सकते कि उसने डिफेमेशन कर दी, कि क्रेडिट वर्दीनेस खराब कर दी। ए एक शॉपकीपर है, उसने बी को बोला जो बिजनेसमैन है कि भाई जेड को कोई सामान मत बेचियो जब तक वो पैसे ना दे दे। मेरी तो ओपिनियन ये है कि ईमानदार नहीं है, बट आई हैव नो ओपिनियन ऑफ हिज ऑनेस्टी, भी मैं नहीं कह सकता वो पैसे चुकाएगा या नहीं। इस एक्सेप्शन में बोल रहा है अगर उसने इंप्यूटेशन जेड के लिए गुड फेथ में दी है और अपने इंटरेस्ट को जैसे प्रोटेक्ट करता है उस सोच के लिए दी है। समझ गए भाई? बताओ भाई। इसी तरीके से ए एक मजिस्ट्रेट है, उन्होंने रिपोर्ट बनाई है अपने सुपीरियर ऑफिसर की और इंप्यूटेशन लगाई है उसके करेक्टर के बारे में, और अगर ये इंप्यूटेशन गुड फेथ में है, जेन्युइन बताया जा रहा है, पब्लिक गुड के लिए बताया जा रहा है, तो ए क्या है, इस एक्सेप्शन में है। जैसे फॉर एग्जांपल जब
कल या परसों, कल की बात है ना, सुनील सर जब आए थे तो कुछ स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के बारे में पूछ रहे थे, तो वो जो गुड़िया भी यहाँ बैठी थी, मैंने ये कहा था कि ये गुड़िया जी अभी कम परफॉर्म कर रही है। आई बात समझ में? तो वो ये नहीं कह सकती कि ये तो डिफेमेशन हो गई, बाकी बच्चों के सामने ऐसा क्यों बोला गया मुझे। आ रही है क्या बात समझ में? क्लियर है क्या? एक्सेप्शन 10, ये डिफेमेशन नहीं होती टू कन्वे अ क्वेश्चन, वार्निंग देना गुड फेथ में एक पर्सन को। ठीक है जी, ये हेडफोन लगा के रोड पे मत चलो, किसी दिन चोट खा लोगे। आई बात समझ में? किसी दिन हाथ पैर तुड़वा बैठोगे अपने, तो आप ये नहीं कह सकते डिफेमेशन। किसी को कोई वार्निंग इशू करना उसकी भलाई के लिए, बस वो उस पर्सन के गुड फेथ के लिए हो, उसको डाउन करने के लिए ना हो, उसके रिस्पेक्ट के। ठीक है जी, या पब्लिक गुड के लिए। क्लियर? बोलो भाई, समझ गए? ये एक्सेप्शन है, याद होनी चाहिए, कम से कम 7 पॉइंट जरूर याद कर लेना 10 में से। और ये पढ़ने में सुनने में अच्छे लगते हैं, बताने में याद करना थोड़ा सा टेक्निकल होता है। क्लियर है क्या? पनिशमेंट क्या है डिफेमेशन की? कोई भी पर्सन डिफेम करता है दूसरे पर्सन को, सिंपल इंप्रिजनमेंट मिलती है 2 साल तक, या जुर्माना, या दोनों, या कम्युनिटी सर्विस भी दी जा सकती है। और फिर बढ़ता चलेगा। अगर प्रिंट किया है, एनग्रेव कर दिया, ये जानते हुए कि ये डिफेमेटरी है, तो पनिशमेंट मिलेगी कितनी? सिंपल इंप्रिजनमेंट। कितने टर्म के लिए? 2 साल तक के लिए, या फाइन, या दोनों। बोलो भाई, ठीक है क्या? बताएं भाई। और कोई बेचता है या ऑफर करता है उसे एनग्रेव्ड डिफेमेटरी सब्सटेंस को, तो उसको भी सजा मिलेगी, ये जानते हुए अगर बेच रहा है। कि एक पर्सन को पता है इस मैगजीन में बुरा भला लिखा है, डिफेमेशन लिखी है, और जानबूझ के उसे बेच रहा है। आई बात समझ में? ठीक है क्या? 2 साल तक की सजा, या जुर्माना, या दोनों। डिफेमेशन किस किस तरीके की है? 2, लिबल और सिलेंडर, आप सबको पता है बेटा। परमानेंट विजिबल फॉर्म में, जैसे रिटर्न में है, प्रिंटिंग ऑफ पिक्चर्स है, तो इसे लिबल कहते हैं। सिलेंडर मतलब जो स्पोकन वर्ड्स में या ट्रांजिटरी फॉर्म में है, चाहे विजिबल था या ऑडिबल था या जेस्चर्स थे, जिससे क्या हो, एक बार मतलब सुना है। अब मान लो किसी के बारे में कुछ गलत बोला जा रहा है, वहां पे कुछ लोग थे, तो इसे थोड़ा सा कम माना जाता है। लेकिन अगर प्रिंट किया गया जिसे और बहुत से लोग देख सकते हैं, तो उसे ज्यादा गलत माना जाता है। ठीक है, ये लाइन पढ़ो एक बार। हेलो, कह रहे जो पब्लिकेशन है वो बहुत वाइड होती है। द पब्लिकेशन ऑफ डिफेमेटरी मैटर मींस दैट इट इज कम्युनिकेटेड टू सम पर्सन अदर देन द पर्सन हुम इट इज एड्रेस्ड, कि ना सिर्फ उन लोगों तक पहुंची जो वहां उस समय पे थे, बल्कि और ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि प्रिंटेड फॉर्म में है। ठीक है जी। शंकरन वर्सेस रामकृष्ण पिल्लाई केस में बोला गया था, डिफेमेटरी मैटर प्रिंट किया गया मलयालम में, और एक्यूज को लैंग्वेज नहीं आती थी, तो यानी कि हिज मेंस रिया वाज एब्सेंट एंड ही वाज नॉट गिल्टी। क्लियर है जी? पढ़ लेंगे डिफेमेशन। दैट्स द रीजन मैंने कहा था एक बार खुद ना, नेक्स्ट लेक्चर से पहले अब आप पढ़ के आओ, और बाद में पढ़े तो और क्लियरेंस आ जाएगी, और अब घर जाके रिवाइज करोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। डन? क्लियर? आज के लिए इतना डिस्कशन करेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे। एक लेक्चर और लगेगा, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।